बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। नाज़रीन, 11 सितंबर की अगर बात की जाए, 11 सितंबर से जो है रिलेटेड काफ़ी सारे वाक़यात रोनुमा हुआ था। अगर हम बात करें 9/11 या फिर जो है बल्दिया फैक्ट्री में जो बहुत ही ख़तरनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें अगर ये अल्फाज में कहा जाए कि इंसानी मतलब अगर इंसान की जो बदतरीन तारीख का जो एक वाक़या था वो रोनुमा हुआ था उस दिन, क्योंकि जिस तरह से इंसानी जानें उस फैक्ट्री में झुलस कर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गई थी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, मतलब दिल दहला देने वाला वाक़या। अगर उनके अलग खानाओं की बात की जाए तो आज तक वो जो है इंसाफ के मुंतज़िर है। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। बातें, दावे, वादे, ये तो सब कुछ लोग करते ही रहते हैं। हमारे हुक्मरान आते हैं, बस हमदर्दियों के दो अल्फाज बोलते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं दिलवाते। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया था। इसके अलावा 11 सितंबर से रिलेटेड एक और वाक़या 9/11 का वो भी पेश आया। और 11 सितंबर के ही दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बारी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में जो है गुफ्तगू करते हैं, इन 3 टॉपिक्स से जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बाकी गुफ्तगू करते रहेंगे। जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद है जाहिद अस्करी साहब। मैं खुशामदीद कहूँगी सर आपको प्रोग्राम में। 11 सितंबर से रिलेटेड काफ़ी सारे वाक़यात हुए थे, तो सर मैं चाहूँगी आप इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती थे जिन्होंने एक बड़ी जद्दोजहद की, और हालांकि वो बड़े बैरिस्टर थे। अगर वो चाहते तो इंग्लैंड ही के अंदर रहते और अपनी वकालत जो है करते रहते, तो बहुत बड़ी वकालत उनकी चलती रहती, वो बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था, एक ख्याल था, और जो अल्लामा इकबाल का ख्वाब था पाकिस्तान के हवाले से, वो उन्हें बात बड़ी अपील करती थी कि मुसलमानों की एक अलहदा वतन होना चाहिए। उसके लिए वो वहाँ से अपनी सब कुछ छोड़कर उस वक्त जो मुत्तहदा हिंदुस्तान था वहाँ पर आए, और उन्होंने पूरी जद्दोजहद की। उस जद्दोजहद की तारीख़ है, और यानी उनके अंदर इतनी इस्तकामत थी, इतनी साबित कदमी थी, और इतना उनका विज़न वाज़े था कि उन्होंने जो है ये मुतालबा किया तो सारे मुसलमान उनके गिर्द इकट्ठे हो गए और उन्हें अपने ख्वाब की ताबीर नजर आने लगी। वो समझने लगे कि शायद ये हमें ख्वाब की ताबीर इस फ़र्द के ज़रिए मिल सकती है। तो कायदे आज़म की जद्दोजहद को हम खराज तहसीन पेश करते हैं आज के दिन, और उन्होंने वाकई उस जद्दोजहद के नतीजे में ये पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन वो सब ये बात कहते थे कि पाकिस्तान हमने इस्लाम के लिए हासिल किया है, कलमा तैयबा की बुनियाद पर हासिल किया है, और मुसलमानों ने जद्दोजहद भी इसीलिए की थी। वो समझते थे कि हमें एक ऐसा खित्ता ज़मीन मिलेगा, एक ऐसी जगह पर मिलेगी जहाँ उनके नज़दीक उसका तस्वुर जो है पाकिस्तान का एक मस्जिद का तस्वुर था कि हम जो है पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर सकेंगे। और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक नज़रिया दिया था, एक सोच दी थी, और एक सब कुछ उन्होंने दिया था, वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम जो है नाफिज होगा। लेकिन अफसोस कायदे आज़म ना रहे, उसके बाद जो है पाकिस्तान गलत सिम की तरफ चलता रहा, और ये हम वो हासिल नहीं कर सके। लेकिन हमें चाहिए कि कायदे आज़म को कभी ना भूलें, उनके उसूलों को फरामोश ना करें, और इसी तरह उस मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाएं जो कायदे आज़म के लिए मंजिल मकसूद थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 75वीं बरसी जो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज है, और जिस तरह से जाहिद अस्करी साहब ने जिक्र किया कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और कायदे आज़म ने उस ख्वाब की ताबीर पूरी की। जिस तरह से जद्दोजहद के बाद ये मुल्क हासिल हुआ, कितनी कुर्बानियाँ दी गई इस मुल्क की खातिर, हमारे अपने बुज़ुर्गों ने अपने जानों के नजराने दिए इस मुल्क की खातिर, इस जो है इस्लाम की खातिर जो है कुर्बानियों का सिलसिला तो चलता हुआ ही आ रहा है। लेकिन फिर अफसोस दर अफसोस कि यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान हैं, यहाँ पर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके बाद जो कायदे आज़म का एक विजन था, आज़ाद रियासत, आज़ाद जो है ममलिकत, लेकिन उस आज़ाद ममलिकत में जो पाकिस्तानी है उनके साथ क्या हो रहा है, मतलब ये अफसोस का अलमी है यहाँ पे जाहिद अस्करी साहब कि आज़ाद रियासत तो दे दी, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पे मतलब चीज़ें हो रही हैं अपनी ही कौम के साथ, मतलब वो ठीक है। देखिए, मैं एक शेर इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। ए वतन तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, ए वतन तेरी बुनियाद में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंज दो आलम से गिरा पाते हैं। यानी दुनिया के जो ख़जाने हैं उससे ज़्यादा हम तुझे गिरा पाते हैं, और बड़ी मुश्किल के बाद हमने हासिल किया। यानी वो बड़ा मशहूर बात है कि कितने लोग कुर्बानी दी,
लाखों असमतें कुर्बान हुई और बच्चे माओं से जुदा हुए और हमारी माओं बहनों ने अपनी हर तरह की कुर्बानी दी, लेकिन वाकई इस मुल्क का हमने क्या हशर किया, क्या आज आलम है कि आज लोग सोचते हैं, अपने ख्वाबों की ताबीर जब देखते हैं तो मायूस हो जाते हैं। बिल्कुल, कहते हैं ये वो पाकिस्तान है जो सर लोगों ने तो ख्वाब भी देखना छोड़ दिए हैं। मतलब जो लोग ख्वाब देखा करते थे कि मैंने डिग्री हासिल करके जो है इस पोजीशन पे पहुंचना है, इतनी मंथली अर्निंग करनी है, अपनी फैमिली को ऐसी जगह पे सेटल करना है, मतलब जिंदगी तालीम हासिल करने के बाद अब रिलैक्स हो गई, इतनी इन्वेस्टमेंट कर दिए तालीम के ऊपर, अब इसका रिटर्न मुझे मिलना शुरू होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे डिग्रियां अलमारी में रख दी जाती है, उनके ऊपर मट्टी चढ़ी जा रही है, वो रद्दी का पेपर बने जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। इतनी तालीम हासिल करने के बाद जिंदगी का आधा हिस्सा आपने तालीम में लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ हासिल वसूल नहीं है, तो फिर क्या करेगा? मतलब आपने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उनको, अगर वो लंदन में पढ़ते रहते हैं तो मतलब उनको किस चीज़ की टेंशन थी? उनको मंथली जो है वो इनकम में मिलना शुरू हो जाती, वहाँ पे डॉलर्स में मिलना शुरू हो जाती, मतलब उनको किस चीज़ की कमी थी? जब वो तालीम भी वहाँ पे जाके वो हासिल कर रहे थे तो उनको कुछ भी नहीं था, वो चाहते अपने वहाँ पे रहते रहते अपनी फैमिली के साथ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने एक आज़ाद रियासत का जो वो उन्होंने चाहा कि मैं उनमें जुस्तजू थी कि हम मेरे पाकिस्तानी जो है वो हर तरह की अपनी ज़रूरत, हर तरह से अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजर बसर कर सकें। लेकिन अफसोस की बात है जो कायद-ए-आज़म का जो विजन था वो आज हम ये ऐसे पूरा कर रहे हैं। इस पाकिस्तान के अंदर वसाइल की कोई कमी नहीं है, बड़ा टैलेंट है इस पाकिस्तान के शहरियों के अंदर, नौजवानों के अंदर, लेकिन अफसोस 75 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है एक आम शहरी के साथ। आज वो नौजवान मायूस हैं और वो ये समझते हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं पाकिस्तान के अंदर। हर फर्द इस पाकिस्तान से जाना चाहता है, गैर मुल्क के अंदर जाना चाहता है और टैलेंट जा रहा है बड़ी तादाद में। आज भी आप पासपोर्ट बनाने वाले की तादाद देखें, लाखों की तादाद के अंदर लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं और हर साल यानी लाखों की तादाद में लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो एक सुहाने ख्वाब होते हैं, वो समझते हैं बाहर जाके तरक्की कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि टैलेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर वो बड़े अच्छे अंदाज से दूसरे मुल्कों की खिदमत कर रहा है, अंग्रेजों की खिदमत कर रहा है, पाकिस्तानी टैलेंट जो है दूसरों की खिदमत कर रहा है, लेकिन अपने मुल्क में उसकी कदर नहीं है, उसको साथ वो नहीं होता जो होना चाहिए और उसको यानी कुछ नहीं मिलता यहाँ पर और उसकी कदर नहीं की जाती। यही वजह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये तो बात होगी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खदमात, उनकी बेशुमार लातादाद उनकी खदमात रही हैं, अपनी मुल्क के खातिर उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और इस आज़ाद रियासत में उनका एक अहम किरदार था और रहेगा। जिस तरह से आज हम सुकून से रह रहे हैं, एक आज़ादाना तरीके से जो अपनी मर्ज़ी से हम रह रहे हैं, लेकिन वसाइल की और जहाँ तक बात रही कि जो अंदरूनी सियासी और जो है वो मामलात हैं, मतलब अगर मुआशी हम बात कर लें तो उसमें काफ़ी है अभी सिचुएशन, लेकिन जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो कुर्बानियाँ उन सबका हम सलाम पेश करते हैं। लेकिन सर एक और वाक़या, क्योंकि आज जो है 11 सितंबर है, उससे रिलेटेड जो है मतलब काफ़ी सारे इस तरह के वाक़यात हैं जो मतलब जब हम गौर करते हैं उसके ऊपर मतलब बड़ा ही अफसोस होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। सानिहा बल्दिया जो है उसको तकरीबन 11 बरस बीत चुके हैं, अहले खाना इंसाफ के मुंतज़िर हैं, आज भी जो है वो हुकूमत की तरफ देखते हैं इंसाफ के लिए। माएँ अपने बच्चों को जिस तरह से उनके लिए वो आज भी बिलखती हैं, रोती हैं, तकलीफ़ होती है उनको, लेकिन आज भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। तो मैं ये भी आपसे चाहूँगी कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या था और इसमें बच्चियाँ, जवान बच्चे, मतलब बुज़ुर्ग, ख़वातीन, छोटे छोटे जो है बच्चों की माएँ वो भी इसमें थी कि कुछ अपने घर के लिए हम मजदूरी करके अपने घर को कुछ बेहतर तरीके से चला सकें। और इंतहाई ज़ालिम लोग थे जिन्होंने जो है ये बल्दिया फैक्ट्री को बाहर से ताला लगा के और जो है उसको बाकायदा जला दिया सिर्फ अपने मफाद के लिए। बहुत अफसोस का ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या था। सर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इतनी बेरोज़गारी है और लोग इतने परेशान हैं कि आजकल यानी दीगर लोग भी घर के सब लोग मिलकर कमाते हैं, जब जाकर गुजारा होता है उसके अंदर। तो इस हवाले से बिल्कुल बच्चे और नौजवान और बच्चियां वहाँ पर उस फैक्ट्री के अंदर जॉब करती थी, लेकिन उस दिन उन जालिमों को ज़रा सा तरस ना आया, ज़रा सा इस बात का ख्याल ना हुआ कि वो क्या करने जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ फैक्ट्री मालकान से भत्ते के हसूल के लिए उन्होंने किया। उस ज़माने में बड़ी भत्ता माफिया जो थी बड़ी एक्टिव थी और इस शहर कराची के अंदर एक भत्ता एक पूरा कारोबार बन गया था और लोग समझते थे कि जिस फैक्ट्री से जितने पैसे मांगे वो उसको मुंह मांगे पैसे उसको मिलने चाहिए। तो उस फैक्ट्री के अंदर भी भत्ते का मामला था
और उनसे मालकान से मुतालबा किया गया था। सर ये भत्ता मांगने वाले कौन लोग थे? जी, भत्ते मांगने वाले तो सारी दुनिया जानती है कि भत्ताखोर कौन थे और टारगेट किलर कौन थे। नाम लेना जरूरी नहीं है कि सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं। और इस शहर के अंदर जिनका राज रहा है उनसे भी लोग वाकिफ हैं, उनके नाम से भी वाकिफ हैं। सर राज तो जमात इस्लामी का भी रहा है, पीपल्स पार्टी का भी रहा है, पीटीआई का भी एक जमाने में राज रहा है, अब एमक्यूएम का भी राज रहा है। तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ, आपने खुद ही नाम ले दिया तो मैं अब आप क्या नाम? मैंने तो सारी जमातों का नाम लिया है सर यहाँ पे। देखिए, जमात इस्लामी का राज कभी उस मायनों में नहीं रहा कि जमात इस्लामी को कभी कोई भत्ताखोर कह सके, कोई टारगेट किलर कह सके। सर एमक्यूएम तो कहती है कि खाली लेने के लिए जमात इस्लामी जो है वो अव्वल नंबर पर आती है। जी, अब बिल्कुल हमेशा अव्वल नंबर पे है, लेकिन हमने किसी जानवर को करके गोली मार के हमने खाल नहीं ली, बल्कि हम रज़ाकाराना अपील करते हैं लोगों से, और लोग अल खिदमत की खिदमत को खाज तहसीन पेश करते हैं। हर फर्द अपने कुर्बानी के जानवरों के पैसे हमें देता है, खाल देता है हमें। तो ये तो जमात की एक समाजी खिदमत है जो हमेशा करती आई है। हमने खिदमत के मैदान में इतना काम किया है कि आज जो है पूरे कराची के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में अल खिदमत फाउंडेशन एक ऐसा नाम बन चुकी है, और कराची में अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी, जिसके लोग नाम से और काम से वाकिफ हैं। कोविड हो या कोई डिजास्टर इस मुल्क के अंदर हो जाए, जमात इस्लामी और खिदमत के ज़कात सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इस पर तो हम गुफ्तगू करेंगे, एक अलग चैप्टर है। लेकिन बात हो रही है अभी बल्दिया टाउन फैक्ट्री के हवाले से, जो सर साहब ने जिक्र किया कि जमात इस्लामी जो है कोई भी मसला होता है, कोई भी डिजास्टर हो, चाहे वो मुल्की हो या कोई भी किसी भी सिचुएशन से जो है मतलब निमटने के लिए जमात इस्लामी बकौल आपकी कि वो पहले नंबर पर आती है। तो सर ये जो बल्दिया फैक्ट्री के जो है, हाँ मैं उस पर आप लोगों ने उनके लिए, सैयद मुनव्वर साहब अमीर जमात इस्लामी थे, हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हमने कोशिश की कि जो भी कुछ उन लोगों के साथ ताउन हो सकता हो ताउन करें। लेकिन हम जब वहाँ पर पहुँचे, हमने कैफियत देखी, मैं खुद मुनव्वर साहब के साथ था, कि यानी अंदर से धुआं था और आग के लपटे निकल रहे थे उस फैक्ट्री के अंदर से, और चीखो पुकार मची हुई थी। हमने जो भी कुछ कर सकते उस वक्त किया, और फिर बाद में हमने बहुत से ख़ानदानों के साथ मदद की, ताउन किया, उनके बहुत से बच्चों को उनको इमदाद भी फराहम की, तालीम के भी हसूल के हवाले से हमने किया। और आज भी हर साल हमारे यहाँ लोग राब्ता रखते हैं खिदमत से, और जो भी कुछ मदद ताउन कर सकते हैं हम करते हैं। लेकिन बात यह है, हमारा कहना यह है कि इतना बड़ा सानिया हुआ, लेकिन उनके मुलजिमों को सजा क्यों नहीं मिल सकी? और ये पुलिस का बड़ा वारदात है कि वो ऐसा केस बनाते हैं और ऐसी कोशिशें करते हैं कि कमजोर केस बने, जिससे लोग मुलजिम जो है वो रहा हो जाते हैं। तो ये हमारे अदालती निज़ाम पे भी सवाल है, और हमारे पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके ऊपर भी सवाल है कि 259 अफराद का जिंदा जल जाना बहुत बड़ा अलमिया था कराची के अंदर, बहुत बड़ा वाक़या था। अगर आज उनके लोगों को सजा मिल जाती तो शायद कराची से भत्ताखोरी खत्म हो जाती। लेकिन बहरहाल मकाफत अमल होता है, जो पार्टियां इस तरह के काम करती हैं लोग उनसे इंतकाम जरूर लेते हैं, लोग समझ लेते हैं कि उनको अब उनके साथ क्या करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जो पार्टियां जो ये सारे काम करती थी भत्ताखोरी के हवाले से, दूसरे हवाले से, आज वो बहुत नीचे जा चुकी हैं, लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है। तो यही वजह है इसकी। देखिए बहरहाल मैं आज भी ये बात कहूँगा कि 11 साल गुजर जाने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिला है। आज भी माएँ जो है अपने बच्चों के लिए तरसती हैं। अपने जो बाहर की फैक्ट्री थी उन्होंने पैसे भी दिए उनको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो थी उसने वो पैसा बैंकों के अंदर रखा, उसका सूद भी आता रहा। बेस्ट पार्टी, बेस्ट पार्टी हुकूमत के अंदर थी, उन्हें चाहिए था यकमुश्त उनको अदायगी करते, जो बाहर से पैसा आया था यकमुश्त अदायगी कर देते। उन्होंने क्या किया, बैंकों में रखा और कहा कि हम आपको एक खास अमाउंट हर महीने या हर साल आपको देते रहेंगे। तो ये उनके साथ ज्यादती थी, उन्हें यकमुश्त पैसे दे दिया जाता, शायद उनका काम आता, कोई घर बना लेता, कोई कुछ कर लेता, लेकिन उन्होंने उसको बड़ी ज्यादती की। हम लोग शोर मचाते रहे, हम लोग बात करते रहे, लेकिन वो उनके कान पे कोई जूं न रुकी, उनका कोई रहम ना आया, उनको कोई इंसाफ का ख्याल ना आया। बिल्कुल ठीक सर, यही तो यहाँ पे अलमिया है, इसलिए तो हम बार बार इन सारे इशूज़ को जो है हाईलाइट करते हैं, इन पे प्रोग्राम्स करते हैं, इन पे गुफ्तगू करते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत हमारे चंद अल्फाजों से जो है इसके ऊपर कुछ नजर सानी, कुछ रहम आ जाए और उनको इंसाफ मिल जाए। जो आला खाला आज भी इंसाफ के मुंतज़िर है। सर 9/11 का भी वाक़या पेश आया था आज की ही दिन। जी, उस वाक़े के ऊपर तो बहुत सी चीज़ें हैं। लोग ये कहते हैं कि आया वाक़या किस तरह, ये प्लान किस तरह बना, क्या हुआ और कैसे सब कुछ हुआ। बड़ी वीडियोस बनी उसका। आप समझते हैं कि ये प्लानिंग के तहत ही हुआ था? जी, प्लानिंग के तहत हुआ। हम तो यही समझते हैं प्लानिंग के तहत हुआ सारा। और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया गया तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा था। उनको अफगानिस्तान को इल्ज़ाम दिया गया कि जी सब ये इन लोगों ने किया है, और अफगानिस्तान को चढ़ाई कर दी इन्होंने। ये तो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट की कमज़ोरी थी कि हमने उनको पूरा पूरा मौका दिया, अपने कंधे फराहम किए, जिसके बायस पाकिस्तान भी मुश्किलात का शिकार रहा, मसाइल के शिकार रहा। तो ये असल में जो फैसले होते हैं हुकूमतों के, बड़े उसके दुरुस्त असरात होते हैं।
और बहुत कौम जो है बहुत देर तक और बहुत दूर तक उसको भुगतती है। तो यही हुआ उस 9/11 का वाक़े के बाद, जो फ़ायदा उठाया अमेरिका ने बहुत ज़्यादा, लेकिन वो खुद उस दलदल में फंस गया अफगानिस्तान के अंदर और बड़ी मुश्किल से वो निकल सका अपना, वरना तो कंबल उसने नहीं छोड़ रहा था। बहरहाल वो कंबल को छोड़ना चाहता था लेकिन कंबल उसने नहीं छोड़ रहा था, ये वाली कैफियत थी। अच्छा, ठीक है सर। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मतलब बहुत सारे वो हैं वाक़यात जो इस दिन से मुंसलिक हैं और इन पर गुफ्तगू भी करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक जो है क्योंकि ज़ाहिर बात हो रही थी ऐसी अजीम शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। कायद आज़म के हवाले से, कायद से किया गया वादा निभाना है, फिर से कायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है। बिल्कुल कोशिशें हम सबकी ही जा रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं निगरान वज़ीर आज़म या अभी नई हुकूमत और फिर अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो कोशिश करें जो आज के दिन जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने देखा कि निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवर काकर साहब, उन्होंने भी जो है कायद आज़म की शान में काफ़ी अच्छे अल्फाज उन्होंने जो है वो नवाजे हैं, लेकिन अल्फाजों से कुछ नहीं होता। अगर आप उनकी शख्सियत से इतने इम्प्रेस हो तो आप उसके ऊपर कम अज़ कम इम्प्लीमेंटेशन ही कर लें। जो उन्होंने ख्वाब देखा था, जो उन्होंने हमें आज़ाद रियासत जो है हासिल करवा कर दी है, आज हम आज़ादाना तरीके से रह रहे हैं। हर चीज़ की, जिस तरह से अभी जाहिद अस्करी साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इसको सही तरीके से मैनेज कर पाएँ तो मेरा ख्याल से आज ये जो हमें दिन देखने को मिल रहे हैं ये सब कुछ ना हो। ऐसी है सर जी, बात यही है कि इस मुल्क के अंदर ऐसी तबकाती तकसीम पैदा कर दी गई है और एक तबका अशराफिया, बेचारे गरीब लोग, इस तरह के तकसीम है। हमारे जो MNAs और MPs जो लोग मुंतखब होकर असम्बलियों के अंदर पहुँचते हैं, वो लोग तबका अशराफिया के लोग होते हैं और उनको बड़ी मराद दी जाती हैं। इसी तरह हमारे बहुत से जजेस, हमारे जर्नल्स और हमारे MNAs, उनको अरबों रुपये फंड दिया जाता है। अभी भी बात हो रही है कि जनाब हर PDM का जो रुकन असम्बली था, कौमी असम्बली और कौन सूबाई असम्बली के, 1-1 अरब रुपए उसको दिए गए। जो ऑन रिकॉर्ड ये बात सामने आई है, 1-1 तामीरात के लिए दिए गए उन्हें कि जी आप अपने अपने हल्कों के अंदर काम करें, लेकिन काम तो वही कहाँ कहीं पर है, आपने कुछ नजर नहीं आया, कहीं कोई नजर नहीं आई, कोई चीज नजर नहीं आई। फिर फंड वो कहाँ यूटिलाइज हुआ है? वो जाहिर है उन्हें करप्शन नजर हुआ। अगर करप्शन ना हो, MNAs को अलग दिया, MPs को अलग फंड दिया, 1-1 अरब, जी जी, दोनों के इक्वल फंड दिए हैं। बिल्कुल नहीं, इक्वल तो नहीं, खाली डिफरेंट होगा उसके अंदर। अच्छा, डिफरेंट होगा, MNA को ज्यादा मिला होगा, हाँ वही हल्का उसका बड़ा होता है, MP को कम मिला। लेकिन जो आपका सवाल है वही मेरा सवाल है कि आखिर वो फंड गया कहाँ? सही बात। अगर लगता जैसे कराची है, ये शहर कराची कितने मसाइल का शहर है, अगर इसके ऊपर हर MNA का फंड 1 अरब रुपए लगे तो इसको 4 साल ना लग जाए। अब इस वक्त देखिए शहर कराची के जो मसाइल हैं, शहर बड़ा मसाइल का शिकार है इस वक्त, बेपनाह मसाइल है। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी का मसला है यहाँ पर, कि लोगों को पानी, साफ पानी फराहम नहीं हो रहा, बल्कि साफ क्या बल्कि पानी ही फराहम नहीं हो रहा। इस पूरे कराची के अंदर हर जगह मसला है और लोग रोज जो है कहीं ना कहीं मुजाहरा कर रहे होते हैं, कोई ना कोई जो है वहां पर हाइड्रेंट के ऊपर जा रहे होते हैं, मुजाहरा कर रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सही नहीं है। इस शहर कराची के अंदर 200 हाइड्रेंट ऐसे हैं गैर कानूनी, जो खुद मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया था कि 200 हाइड्रेंट कराची के अंदर गैर कानूनी तौर पर चल रहे हैं। लेकिन उसके पर भी वाटर बोर्ड के चेयरमैन मतलब एक्शन लिया उन्होंने, मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या एक्शन लिया? देखिए ना, जो एक्शन लेते हैं उसको वापस भी ले लेते हैं भाई। अच्छा, फिर पूरे क्यों नहीं खत्म किए? आप अगर 5-10 आपने कर लिया तो उसके बाद दूसरों पे भी करना चाहिए। ठीक है। लेकिन असल में ये एक टैंकर माफिया है जिसको हाइड्रेंट से पानी लेता है, वो अरबों रुपए जो है वो इसके अंदर सारा धंधा है, लोगों तक भत्ते पहुंचते हैं, चीजों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए एक पानी का मसला है। दूसरा ट्रांसपोर्ट का मसला कराची के अंदर। बिल्कुल सर, ट्रांसपोर्ट का तो बहुत बड़ा मसला है, बल्कि सिंध गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट के मसले के हवाले से भी काफ़ी हल निकाल लिया। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बसेस जो है, ग्रीन लाइन बसेस, रेड बसेस, ये भी निकाली है, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी मुर्तज़ा वहाब जो है, मतलब उनकी हाइड्रेंट के हवाले से जो कारकर्दगी है वो काफ़ी आजकल जो एक्टिव चल रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से जाहिद अस्करी साहब ने जिक्र किया कि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला है कराची शहर में।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करें आज से तकरीबन 3 से 4 महीने पहले की, उस वक्त तक तो ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट दी है, कराची की आवाम को तोहफा दिया है ये ट्रांसपोर्ट की शक्ल में। सर क्या कहते हैं, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। देखिए बात यह है कि ये जो मनसूबा था ग्रीन लाइन वाला, ये नवाज शरीफ का मनसूबा था, ठीक है, और उसके भी लगे 4 साल लगे उसके अंदर, हालांकि 1 साल के अंदर मुकम्मल करना था। 2016 में शुरू हुआ, 17 में इसको मुकम्मल करना था। अच्छा, उसके बाद जब आगाज हुआ है तो भी उसके अंदर वो यहाँ तक नुमाइश तक है, हालांकि इससे होना था वहां पर टावर तक जो है, वो आज तक उसके बाद इजाफा उसके अंदर ग्रीन लाइन का। जी, ग्रीन लाइन का। देखना, अभी तो ट्रैक बन रहा है ना, अभी तो काफी टाइम लग गया, देखिए कितना टाइम लग जाता है। तो अगर सर वहां आपको पर पता है लाहौर की फंड्स भी तो कहाँ BRT हैं बन अभी, सकती है, जैसे पेशावर की जैसे बन फंड सकती है। रिलीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे काम चलता जा नहीं, रहा है। काम करने का मसला भी है कि काम किया जाए, हाँ। वरना 4 साल लग गए उसको बनाने के अंदर जो है। ठीक है तो सर, वो इसी तो तरह आपको पता है जो पिछली हुकूमत थी PTI चेयरमैन की, उनके उस टाइम पे कितना ये ग्रीन लाइन जो है वो डिले होता गया। फिर जब उनकी हुकूमत गई, नई हुकूमत आई PDM की, तब जाके ये मंसूबा दोबारा से उसका आगाज किया गया। ये तो काफी बीच में मुश्किल बात मैं वक्त किसी एक हुकूमत की नहीं कर रहा, मैं हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, सारी हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। ठीक है। अच्छा, फिर बात ये कि जो आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट का मसला, सही। इस शहर कराची में KTC चलती थी, आपको याद हो, जी, और KTC जो बंद हुई वो MKM के दौर के अंदर बंद हुई, सही। उन्हीं का वजीर ट्रांसपोर्ट था जब वो बंद हुआ। अच्छा, इस शहर कराची को अब इस वक्त 15,000 बसों की जरूरत है। अगर 15,000 बसें शहर कराची के अंदर हों तो ये छोटा ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा। आप ये देखिए कि सब लोग जो है जदीद ट्रांसपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और हम चिंची की तरफ आ रहे हैं। कराची के लोग का ये हाल है, और उसमें हमारी माएँ बहनें एक दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरह चिपक के बैठती हैं, मजबूरी है उनकी जो है। तो 15,000 बसों की जरूरत है इस वक्त शहर कराची को। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ पर 88 लाख मोटरसाइकिल हैं कराची के अंदर, 88 लाख मोटरसाइकिल हैं, और वो बहालत मजबूरी लोगों ने ली है। तो आप ये देखिए, जब शहर के अंदर जब ट्रांसपोर्ट चलती है, मोटरसाइकिलें निकलती हैं, तो उसमें सड़क पे जगह नहीं होती। तो ये अच्छा, ये यहाँ से ऑरेंज लाइन चलाई इन्होंने, ऑरेंज लाइन औरंगी से उन्होंने वहाँ तक बोर्ड ऑफिस तक चलाई। अच्छा, उसमें लोग बैठना पसंद नहीं करते क्योंकि 5 नंबर से चलती है और यहाँ आगे ख़त्म हो जाती है, कनेक्शन कोई नहीं है बसों के अंदर जो है। इसी तरह जो इन्होंने वो चलाई है ऑरेंज लाइन, ऑरेंज जो बसें चलाई हैं इन्होंने, तो वो 234 बसें हैं, वो सिर्फ 234 बसों में कभी वो लाड़काना में इफ्तिताह कर देते हैं उसका, कभी सखर में इफ्तिताह कर देते हैं, कभी किसी, वही 234 बसें। फिर वो पिंक बसें उन्होंने चलाई हैं। तो अगर कोई 250 बसें चल रही हैं कराची के अंदर, तो उन 250 बसों से क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ ग्रीन लाइन चल रही है और 250 बसें चल रही हैं। तो ये पीपल्स पार्टी हुकूमत का कौन सा बड़ा कारनामा है? यानी जब अरबों रुपये आपके पास फंड होता है, साल का तरक्याती बजट अगर 500 अरब रुपये भी है, तो आप 5 साल हुकूमत में रहे, बल्कि 15 साल हुकूमत में रहे। इस 15 साल के अंदर आपने कराची के साथ क्या किया और अंदरूनी सिंध लोगों को आपने सर अगर जो है वैसे देखा जाए तो चले ठीक है, आपका जो मतलब आपकी जो बात है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर 15 साल के बाद अगर इस साल अगर उन्होंने कुछ दे दिया तो फिर भी ये भी गनीमत है। 250 बसेस अगर दे दी हैं तो ये भी गनीमत है। नहीं, ये तो बिल्कुल रेशो ही ना हुआ। नहीं, वो तो सही बात है, मैंने कहा अगर वैसा देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अभी की हम बात करें कि मतलब अगर उन्होंने अभी दिया था, चलो कुछ तो थोड़ा बहुत तो दिया ना कराची के आवाम को। लेकिन जो पैसे कराची देता है टैक्स के एतबार से, जी, वो अरबों रुपए टैक्स देता है सालाना। तो उस अरबों रुपए टैक्स देने के अंदर जो है उसको तो बहुत ज्यादा कुछ दिया जाना चाहिए था। यानी कहते हैं ना, दूध देने वाली गाय है, आप उसे दूध तो लेते हैं लेकिन कुछ और देने को तैयार नहीं उससे। तो ये असल में कराची के साथ बहुत बुरा सलूक है। अगर लियाकताबाद की मार्केट को देखा जाए कि सालाना कितना टैक्स देता है लियाकताबाद की मार्केट, और बाकी मार्केट को देखा जाए, पूरे पाकिस्तान लाहौर की मार्केट को देखा जाए, जो इस लिहाज से बड़ा डिफरेंट है। लेकिन आप कराची के अंदर ना बसों का निज़ाम दें, ना पानी दें, आप ना यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम सही हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर रोडों का सही हो, तो शहर कराची का बनेगा क्या होगा इस कराची का जो है? और फिर आप कराची से चाहें कि जी कराची जो है खामोश रहे, कराची कुछ भी ना करे, कोई एहतजाज भी ना करे। अभी जमात इस्लामी ने कॉल दी थी ना एहतजाज की, पूरे मुल्क के अंदर 2 सितंबर को हड़ताल की गई इस शहर कराची के अंदर। हालांकि जुमे को हड़ताल हुई थी, यानी ताजिर बरादरी ने हड़ताल की थी, हमने उसकी मुखालफत नहीं, हमने उसकी भी हिमायत की, हमने ठीक है आप करें हड़ताल, लेकिन हफ्ते को भी हड़ताल हुई। तो ये बड़ी बात है कि लोगों की आवाज, 2 दिन जो हड़ताल हुई थी इसमें कितना नुकसान हुआ है ताजिर बरादरी को, ये भी आपको पता है? किस चीज से नुकसान हुआ है? मतलब माली तौर पे अगर हम बात करें तो उनको कारोबार 2 दिन तक बंद है। इस वक्त जो नुकसान हो रहा है, देखिए लोड शेडिंग से कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा, जो टैक्सेस एंड ऑफिस के, आपको याद होगा कि सिंध गवर्नमेंट उनको एक टैक्स ऑफिस करने जा रही थी, और वो उन्होंने केलेक्टिक की जिम्मेदारी दे रहे थे कि जी केलेक्टिक वसूल करेगी। ठीक है, तो केलेक्टिक खुद नादहिंदा है, उसने सुई सदरन गैस के जो है पैसे नहीं दिए, वो NTDC के पैसे का वो है वाजिब अदा है उसके ऊपर। जब उनको पैसे नहीं दे रहा तो वो आप यहाँ पर KMC को कैसे पैसे देता? वो तो हम कोर्ट में गए, स्टे लिया, ताजिर बरादरी के साथ हम खड़े हुए,
तो जाहिर है पब्लिक इश्यूज के ऊपर बात करनी चाहिए, पब्लिक इश्यूज पे काम नहीं करना बिल्कुल, चाहिए। वो तो जाहिर सी बात है, अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जाहिर है आवाम के हक में आवाम के लिए ही बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टूडियो से हमारे सेकंड गेस्ट जो हैं वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, हम के पाकिस्तान से साबिक एमपी है अब्बास जाफरी साहब। खुश आमदीद कहूँगी आपको प्रोग्राम में। कैसे सर, खैरियत से? काफ़ी टाइम के बाद आपने अपनी मसरूफियात में से आपने बिलाखिर मेरे प्रोग्राम में शिरकत कर ही ली, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सर, बात हो रही है आज 11 सितंबर के हवाले से। इस दिन से मुंसलिक काफ़ी 3 बड़े वाक़यात थे अगर हम बात करें, 9/11 और फिर जो है बल्दिया फैक्ट्री का भी, और फिर कायदे आज़म की जाहिर सी बात है आज डेथ एनिवर्सरी भी है। तो क्या कहते हैं, मतलब पहले तो हम बात करेंगे जाहिर सी बात है कायदे आज़म के ही हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी आज जो है डेथ एनिवर्सरी और उनकी बेशुमार तादाद उनकी कुर्बानियाँ रही हैं। क्या कहते हैं आप? पहले तो शुक्रिया निदा, आपने बहुत दफ़ा बुलाया लेकिन कुछ मसरूफियात बहुत जी, ज़्यादा थी बिल्कुल। मेरी, उस वजह से मैं नहीं आ सका। आज बहुत अरसे के बाद आपके शो में आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखें, तक कायदे आज़म की बरसी का वो है, तो आपको याद होगा कि पहले कायदे आज़म की बरसी पे छुट्टी दी जाती थी। बिल्कुल। एक तो जब हम अपने जिन्होंने जो है इस मुल्क को बनाया, उनकी कुर्बानियों को हम याद भी ना करें उस तरह से जिस तरह से पहले याद किया जाता था, ये एक नाइंसाफी है। बहरहाल, क्योंकि एक चीज़ कही गई कि पाकिस्तान में छुट्टियां बहुत होती हैं, इस वजह से इस छुट्टी को ख़त्म कर देना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि ये हमें गलत है। अपने बुज़ुर्गों की जब उनका विलादत या वफ़ात हो उसको याद रखना बिल्कुल चाहिए, ठीक। और उसको फिर शायान शान तरीके से मनाना भी चाहिए। सबसे पहले तो एक ये है। दूसरा, आपने बात करी, तीसरा एक मौजूद था अभी बल्दिया के हवाले से। बल्दिया के हवाले से। बल्दिया आज आपने देखा कि उसमें बिल्कुल बहुत बड़ा सानिया था उसमें, 11 बरस और जो है ना गुजर गए। फिर आज जैसे रऊफ सिद्दीकी हैं और उनके साथ 4 और लोगों को बरी किया गया जी। जिनको गलत तरीके से इस केस में मुलविस किया गया था। बहरहाल बहुत बड़ा साना है, और इतने अरसे के बाद जो है उसके ऊपर फैसला हुआ, जल्दी होना चाहिए। और भी बहुत सारे कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस मौजूद हैं जिनका आज तक फैसला नहीं हुआ, उनको भी देखना चाहिए, उसके ऊपर भी फैसला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ज़ाहिर पेंडिंग में होते हैं केसेस, और जो है इतने सारे केसेस ऑलरेडी होते हैं तो टाइम तो लग ही जाता है ना। आहिस्ता आहिस्ता हम हमारे अपने केसेस कितने लंबे लंबे चलते रहे। बात ये देखें, आपको अगर किसी केस पे फैसला देना होता है तो फौरन दे देते हैं। ठीक। जहां जो है किसी, अब अगर इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेगुनाह है, उनको 11 साल के बाद बरी कर दिया गया, उनका तो पूरी जिंदगी तबाह हो गई ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसका सर फौरन फैसला होना आज चाहिए। भी जो है बल्दिया फैक्ट्री के से जो मतलब वहाँ उनके जो वहाँ पे मुलाजमीन थे और उनके जो आला खाना है वो आज भी इंसाफ के मुंतज़र है। अफसोस के लिए यह है कि उनको आज तक इंसाफ नहीं। मैं ज़ाहिर इसकी साहब ने इस पर काफ़ी अच्छी तरीके से गुफ्तगू की है। अब मैं चाहती हूँ आप भी इस पर बात करें कि मतलब क्यों नहीं इनको इंसाफ मिल पा रहा है, क्या इनके पीछे वजूहात हैं। हुकूमत ने काफ़ी दावे और वादे तो किए थे, लेकिन आज भी वो दावे वहीं के वहीं रह गए, दरे के दरे रह गए, कोई इसके ऊपर नजरसानी नहीं की जा रही। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का रुख कहीं और मोड़ देंगे तो हकायक पे पर्दा डालेंगे। मसलन जो हकायक हैं उसको सही तरीके, मैं किसी उस पर नहीं जा रहा ना, क्योंकि देखिए कोर्ट का डिसीजन है। ठीक है। मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं उस पर कोई राय नहीं दूंगा। बस ये है कि जो तहकीकात होनी थी वो सही तरीके से होती, सही जाविये से होती, ना कि उसको गलत तरीके से गलत रंग दे दिया गया है। सही। सानिया बल्दिया जो है वो मुख्तलिफ वाक़या है, अगर उसकी सही से तहकीकात की जाए तो आपको उसमें बहुत सारी और दूसरी चीज़ें नजर आएंगी। सर, सानिया वर्किया बल्दिया तो जो अभी जिस तरह से जाहिद अस्करी साहब ने जिक्र किया इस पे, वो तो यही थे ना कि मतलब भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री को आग लगा दी थी। इंसानी जान इतनी सस्ती, इतनी ज़्यादा मतलब बगैर उनकी कोई हैसियत नहीं है कि मतलब आपने भत्ता नहीं दिया तो चंद लाखों के चंद रुपयों के खातर आपने कई लोगों की जो है जिंदगी बर्बाद कर दी, कई लाखों के खानदान जो है वो। एक भत्ता माफिया थी और एक जो है इंतजामिया की गलत पॉलिसी थी। जब भी कोई फैक्ट्री बनाई जाती है तो उसका एंट्री एग्जिट जो है ना वो भी रखा जाता है। बिल्कुल, वो बात इमरजेंसी एग्जिट जो है वो लाजमी होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, जब हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो अपनी आसानी की खातिर सरमायादार जो हैं वो पैसा देकर बहुत सारी चीज़ों को
जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो नहीं लेते और वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना, देखो उसमें एक ये भी चीज़ आई थी कि गलत तरीके से गेट को लॉक कर दिया गया था, लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया गया था, ये भी आया था ना उस वक्त। तो यही कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों गेट तो का बाहर से लॉक था ना, कर दिया गया था। एक गेट खुला हुआ था ना, ठीक है, हाँ वो दूसरा वाला था जी खुला हुआ था ना। सही। तो तहकीकात सही तरीके से होना चाहिए थी, तहकीकात नहीं हुई उसकी। और हर जितने भी साने हैं उनकी सही तरीके से तहकीकात की जाए तो उसके जो शवाहिद है कुछ और निकलेंगे। ठीक है, जाहिद साहब क्या कहते हैं? जी हाँ, बात तो सही कह रहे हैं जाफर साहब कि तहकीकात सही तरीके से होनी चाहिए। देखिए असल में भत्ता जो है कि भत्ता उस ज़माने में बड़ा भत्ता का कल्चर था। सही। इस पूरे शहर कराची के अंदर हर फर्द को भत्ते खोरी की शिकायत थी कि जी भत्ता मांगा जाता है हमसे और भत्ता किया जाता है। तो असल में पूरी इस पर तहकीक होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो भत्ता मांगा करते थे शहर कराची को, कौन लाशों के कारोबार करते थे और कौन लोग जो बोरी बंद लाशें उस ज़माने में मिला करती थी। तो ये बड़ी मशहूर थी बात जो है ज़माने में। अच्छा, हड़तालें थी, ज़रा सी बात के ऊपर हड़ताल होती थी। तो जिस तरह आपने ताजरों के नुकसान की बात की, उस वक्त तो एक छोटे से वाक़े के ऊपर हड़ताल हो जाती थी और एक दिन पहले बसें जलना शुरू हो जाती थी। तो लोग जानते हैं, नामालूम अफराद जो है मालूम है, सब लोग समझते हैं कि कौन लोग होते थे जो बसें जलाया करते थे एक दिन पहले। किसी एक बंदे का अगर कत्ल हो जाए तो उसके बाद कत्ल के बाद क्या होता था, फिर मजीद 100 अफराद का कत्ल होता था, 50 अफराद कत्ल होता था और लोग लाशें गिना करते थे आज कितना स्कोर हुआ कितना हुआ। ऐसी बेहसी की कैफियत थी उस जमाने के अंदर। तो ये असल बात इसकी तहकीक होनी तो सर चाहिए, इनके पीछे कौन लोग कौन इसके अंदर माफियाज जाते थे, कौन थे जो मतलब ये सब कुछ किया करते थे? और अब क्यों नहीं होता वो चीज़ें। बिल्कुल। तो ये असल में कंट्रोल करने की बात है। गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करना चाहे तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल हो सकती है। तो लेकिन अगर आप निज़ाम इस तरह बनाएं, कुछ लोगों का मदद की जाए, लोगों के साथ ताउन किया जाए, लोगों की सरपरस्ती की जाए, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, अब्बास जाफरी साहब आप क्या जी। समझते हैं? देखा, बल्दियात का तो होना चाहिए ना, तहकीकात होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। जाहिद अस्करी साहब ने जैसा भी जिक्र किया कि मतलब जो है वो स्ट्राइक्स के हवाले से या फिर जो है मतलब इंसानी जानों की कोई कीमत तो हुआ ही नहीं करती थी। देखिए, एक वो वक्त जो है, बहरहाल उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं कौन से अवामिल थे, क्योंकि किसी को नहीं पता चलता था कि कौन क्या करके चला गया। ठीक है। हम जो है ना बैठकर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि उसकी सही से तहकीक की जाए। बिल्कुल। कौन लोग होते थे, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं पता होगा, जी। सब पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, लेकिन शवाहिद को मिटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे सही तरीके से तहकीकात होनी चाहिए वो अच्छा, कौन तो लोग सर थे। जो ये जो कोर्ट्स जो फिर जब शवाहिद मिट जाते हैं तो फिर कोर्ट किस बेस पे जो है वो फैसले दे देते देखें, हैं? कोर्ट जब जो कुछ है, है ही जब नहीं तो मतलब कोर्टों कोई में तो गलत, बेचारे को गरीब को फंसा देंगे, तो ये ऐसा ही होता है क्या ना। फिर इसका देखें, मतलब? कोर्ट में तो गलत शहादतें दी जाती हैं हाँ। और फिर मर्जी के गवाहों को पेश किया जाता है। ये तो है ना, ये कल्चर तो है हमारे यहाँ। सही। लेकिन बहुत अरसे के बाद वो बेचारे अपील करते हैं, अपील में जाते हैं तो उनको 15-15, 20-20 साल के बाद रिहाई मिलती है। जैसे इसी का 11 साल के बाद बहुत सारे लोग भी हुए ना। तो हमें तो पहले अपने जुडिशरी निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा ना, जो कल्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और मेरिट पे चीज़ें करें। मेरिट, हमारे यहाँ तो मेरिट का कत्ल हुआ है ना हमेशा से। इस कराची शहर के बच्चों के साथ, इस कराची शहर के साथ तो हमेशा से मेरिट जो थी उसको जो है कत्ल किया गया और उनकी जगह ऐसे लोगों को ले गया है जो इस शहर के वाली वारिस भी नहीं थे, इस शहर से ताल्लुक़ भी नहीं रखते थे, और उनको लाकर सरों पे बैठा दिया। अब आज भी यही हुआ है, आज भी मुख्तलिफ कोई चीज़ें, आज भी वही चीज़ें उसी तरह चल रही हैं। तो हमें देखना, अगर हमें निज़ाम को तब्दील करना है तो बहुत सारे, पूरे सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, पूरे निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा, जब हमें जाकर सही से जो है उसके नताइज मिलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी जायद मेरा एक सवाल ये है कि एमक्यूएम इख्तियार के अंदर रही है और काफ़ी अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, पीटीआई के साथ, सबके साथ इख्तियार में शरीक रही है। अच्छा, वज़ीर कानून भी जो है हमारे रहे हैं यहाँ पर वज़ीर कानून एमक्यूएम के। लेकिन कोई चीज़ तब्दील नहीं हो सकी, कोई नया निज़ाम नहीं आ सका, कोई नई चीज़ नहीं हो सकी, इंसाफ लोगों को फराहम नहीं हो सका। तो जब ये सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो सबको नहीं सोचते सारी चीज़ें कि भाई हमें सिस्टम तब्दील करना चाहिए, बेहतरी लानी चाहिए चीज़ों के अंदर। ये कराची जो है आज जिन हालों में पहुंचा है, ये एकदम नहीं हुआ कि आज हो गया। वो कहते हैं वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, एकदम कोई हादसा नहीं होता। तो ये सारा तसलसल है। हमारे दोस्त इख्तियार के अंदर रहे, इख्तियार के अंदर आने के बाद क्या किया शहर कराची के साथ, पानी के निज़ाम को सही करते, सेवरेज के निज़ाम को सही करते, दीगर चीज़ें ठीक करते।
तो ये तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने शहर कराची साथ। जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कराची शहर का तबाह बर्बाद हुआ, आज रोडों की हालत देखें, पानी के मसले को देखें, ट्रांसपोर्ट के मसले, सारे मसाइल ये उसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ ये खुद भी हैं उसके जिम्मेदार। जी एमकम भी है, आप इख्तियार के अंदर हर हुकूमत के साथ शामिल रहे, अभी पिछली हुकूमत पीडीएम की हुकूमत के अंदर शामिल रहे। आईटी के हवाले से क्या काम किया इन्होंने, मैंने भी बताया आपको कि आईटी के हवाले से जमात इस्लामी ने अल खिदमत ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, 15,000 अफराद को ट्रेनिंग दी, बनो काबिल प्रोजेक्ट 15,000 अफराद को दिए, और अभी कल जो है तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अफराद थे, बच्चे और बच्चियां उसके अंदर। अब आइंदा हम लोगों को फिर ट्रेनिंग देना चाहते हैं, फिर वो करना चाहते हैं, जिना ग्राउंड में और आप लोगों ने 20,000 अफराद को हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग देंगे। तो आईटी मिनिस्टर भी कल प्रोग्राम किया था, हम 20,000 अफराद को इंशाल्लाह इसको ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब्बास जाफरी साहब आप मुझे जो शॉर्टली आंसर कीजिएगा, फिर मैंने जो है इख्तिताम देखिए ऐसा नहीं है कि कभी कुछ नहीं किया, आपको भी पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो गई थी, सारा जो है वो इख्तियार जो है वजीर आला सिंध के पास चला गया था, और वजीर आला सिंध आपको पता है किस पार्टी के थे। और जहां तक पानी और सेवरेज का ताल्लुक है, हम तो मुस्तकिल इस चीज पे चीखते रहे कि ये गलत तरीके से हुआ है, और 140A जो कि हमने कोर्ट में भी करा था, और 140A जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने जाते जाते किया, लेकिन उस पर आखिर आज तक सही से अमल दरामद नहीं हुआ। तो चीजें हैं, खराब हैं, उसको सही करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास जाफरी साहब, आप आए, आपने जो है प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम आपने दिया, ज़्यादा टाइम आप आते तो जाहिर सी बात है और गुफ्तगू करते अच्छा लगता। खैर फिर भी बहुत शुक्रिया आपका। जाहिद अस्करी साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ, काफ़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई और काफ़ी जो है पॉइंट्स को आपने यहाँ पे रेज़ किया और उन पर काफ़ी डिटेल में जो है आपने चीज़ें की। जाते जाते जो है मैं जिन्ना साहब की तारीफ़ में चंद अल्फाज यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से जिन्ना साहब की बेशुमार लातादाद खिदमात हैं और जिस तरह से उनकी एक शख्सियत थी, बारोब शख्सियत, और जहाँ पे वो जाके खड़े हो जाते थे तो मतलब चाहे वो अंग्रेज़ हो या कोई भी हो, उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो जाने वाले जो है वो थे हमारे जिन्ना साहब। और इसके साथ साथ जो है जिन्ना साहब के लिए अगर मैं ये भी कहूँ कि कौन थे जिन्ना साहब, जिन्ना साहब वो थे, अगर उनकी हम बात करें कि 1 रुपये जो है वो तनख्वाह लेते थे और रिश्वत के नाम पे आग बगोला हो जाते थे, मुल्क की खातिर, मुल्क की सालबियत की खातिर जो है वो उनकी तबीयत चाहे जैसी भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन वो इस चीज़ को जाहिर नहीं होने देते थे कि मेरे दुश्मनों पे किसी किस्म का जो है कोई इस पे असर ना जाए। ये थे जिन्ना साहब। यही बस मैं कहूँगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे वज़ीर आज़म या हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, विजन तो आप लोग कायदे आज़म का लेके चल रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत जद्दोजहद के बाद जाके मुल्क हासिल हुआ था। इस मुल्क के लिए काफ़ी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, तो प्लीज़ खुदारा अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए और अपनी कौम से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है। तो हमें इसी के साथ अपनी मेज़बान अंदाज़ को दे इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।